तो अब हम बात करते हैं एसिड बेस डिसऑर्डर्स के बारे में। जो हमारे पास अगर पीएच जो है हमारी वो अगर कम होगी 7.35 से, हम कहेंगे एसिडोसिस, और अगर पीएच हमारी 7.45 से ज़्यादा होगी तो उसको हम कहेंगे अल्कोलोसिस। अब हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं आगे एसिडोसिस और अल्कोलोसिस की। वो होती हैं मेटाबॉलिक और रेस्पिरेटरी, यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और अल्कोलोसिस में आ जाते हैं मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। तो यहाँ सबसे ऊपर मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जो कि आपके ये जो एसिडोसिस और अल्कोलोसिस की जो प्रॉब्लम्स है उसको बहुत अच्छे से हल कर सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की। एसिडोसिस का क्या मतलब है? हमारी पीएच कम और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा। अब रेस्पिरेटरी है, यानी हमने, आप इसका अंदाज़ा लगाएं कि इसका नाम रेस्पिरेटरी है ना, तो इसका मतलब हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को देखना है, और अगर मेटाबॉलिक है तो हमने बाइकार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन को देखना है। अब इसमें रेस्पिरेटरी है और पीएच हमारी कम है, तो इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में ये होता है कि हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा होता है, और हमारी बाइकार्बोनेट्स जो कि दूसरा चीज़ है वो हमारी नॉर्मल रहती है। अलबत्ता जब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आते हैं पीएच हमारी कम होती है, लेकिन अब हम मेटाबॉलिक है, मेटाबॉलिक यानी हमने बाइकार्बोनेट्स को देखना है, हमने इसके इंक्रीज या लो को देखना है, हमारी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नॉर्मल रहती है। अब इसमें हमारा ये होता है कि इसकी पीएच के डिक्रीज के साथ हमारी बाइकार्बोनेट्स की जो कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज करती है, यानी वो 24 से भी कम होती है इसकी वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास रेस्पिरेटरी जो अल्कोलोसिस है, उसमें हमारे पास अल्कोलोसिस है, पीएच ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है तो अब हमने रेस्पिरेटरी है तो हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखनी है। अब पीएच ज़्यादा है तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारा होगी कम वैल्यू। अब इसके आगे मैं कॉजेज़ और इनकी जो ट्रीटमेंट है वो भी आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, लेकिन सबसे पहले आप लोग ये टेबल समझ लें। अब मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में आ जाएगा कि अल्कोलोसिस पीएच ज़्यादा, और हमारे पास जो बाइकार्बोनेट्स है, क्योंकि मेटाबॉलिक है इसलिए बाइकार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज़ करती है। वैसे बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है सबको ये टेबल याद करने में, इसलिए मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए आसान सा तरीका कर देती हूँ जो आपको इसको याद रखने में आसान कर देगा। वैसे इसकी कोई सेंस नहीं बनती, लेकिन बट स्टिल। अब ये आपके पास मेटाबॉलिक की कंडीशंस है ना, अब इसमें आपकी पीएच कम है, मेटाबॉलिक में आपने बाइकार्ब्स देखना है तो पीएच अगर कम हो रही है तो इसको भी आपने कम कर देना है। अब अल्कोलोसिस में ये ज़्यादा हो रही है तो आपने बाइकार्ब्स को भी ज़्यादा कर देना है। वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्यों इसकी वजह से साथ ज़्यादा हो रहा है। अब रेस्पिरेटरी में हमारा इसी तरह है कि अगर पीएच हमारी कम है तो आपने इसको ऑपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन के साथ करना है कि इसको इंक्रीज़ कर देना है। अल्कोलोसिस में पीएच ज़्यादा है तो आपने इसको डिक्रीज़ कर देना है, यानी मेटाबॉलिक में आपने सेम सेम करना है और रेस्पिरेटरी में आपने ऑपोजिट कर देना है। अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की कि ये हमारे पास किस वजह से ये एसिडोसिस और अल्कोलोसिस की कॉज होता है। अब सबसे पहले जो हमारे पास रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी यानी हमारे पास रेस्पिरेशन यानी लंग्स में कोई मसला है, लंग्स की वजह से हमारी एसिडोसिस हुई है। इसमें हमारे पास क्या होती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसका मतलब हमारे पास वेंटिलेशन हम नहीं दे रहे, पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड से एक्सक्रीट आउट नहीं हुई लंग्स के जरिए, इसका मतलब हम वेंटिलेशन अपनी नहीं कर रहे। या फिर इसके लिए हमारे पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है कि वो बंदा सांस नहीं सही ले पा रहा, या उसके मसल्स पैरालाइज हो सकते हैं जो कि सही से हमारे रिब्स को और डायफ्राम को रेज या डिप्रेस नहीं कर रहे। उसके बाद जो रेस्पिरेटरी जो हमारे पास अल्कोलोसिस है, जो अल्कोलोसिस में ये होता है कि हमारे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। कम का मतलब है कि हमारे पास सारी ही एक्सक्रीट आउट हो जा रही है, सभी हम वेंटिलेट की जा रहे हैं, और हमारे पास अंदर जो हमें ज़रूरत की भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमें नहीं मिल रही। या हमारे पास हाई अल्टीट्यूड में भी हमें ये हो जाता है कि पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, और हिस्टेरिया की वजह से भी होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस की। मेटाबॉलिक जो हमारे एसिडोसिस होते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, बाइकार्ब्स हमारे कम है। कम है इसका मतलब ये है कि हम उसको सारा एक्सक्रीट आउट की जा रहे हैं, या तो हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस होगी, यानी हमारे पास उसमें एसिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, हमें डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग होती है, हमें डायबिटीज़ भी हो सकती है क्योंकि हमारे पास इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा होता, या हम एसिड्स को ज़्यादा ही अपनी बॉडी में इंजेस्ट कर रहे हैं एस्पिरिन की फॉर्म में, या हमारे पास रीनल फेलियर हो जाता है। अब जो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस है, मेटाबॉलिक का क्या मतलब है, हमारे बायोकार्ब्स की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, इसका ये मतलब है कि हम डायूरेटिक्स यूज़ करें जो कि हमारे काम को नहीं होने दे रहा, और हमारे पास हाइड्रोजन आयन बायोकार्ब्स की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो रही है। हमारे एल्डोस्टेरोन है उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज है, जिसकी वजह से हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है। इसमें भी हमारे पास वॉमिटिंग हो सकती है और गैस्ट्रिक कंटेंट जो है हमारा वो रिमूव हो रहा है। इसमें हमने इंजेक्ट किया था एसिड, सो ऑब्वियस सी बात है इसमें हमारे पास जो है अल्कलाइन जो ड्रग्स है हम उसको इंजेक्ट करें, यानी हम बायोकार्बोनेट्स की कंसंट्रेशन एक्सटर्नली इंक्रीज हो रही है हमारी। हम करेक्शन की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, अब रेस्पिरेटरी है तो हमने उसको रीनल के जरिए हम मैकेनिज्म के जरिए हमने उसको ठीक करना है। तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमारे पास क्या थी, प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, तो इसकी रीनल हमने करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, बायोकार्ब्स हैं उसकी भी हम इंक्रीज करेंगे, यानी हम फॉर्मेशन करेंगे न्यू बायोकार्बोनेट्स की अपनी ईसीएफ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास जो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस है, इसमें हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम थी। अब इसके लिए हम रीनल करेक्शन के लिए हम ये करेंगे कि हम जो है बायोकार्बोनेट्स है उनकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ कर देंगे और इनकी रीनल एक्सक्रीशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे।
उसके बाद हमारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक यानी अब हमने उसको रेस्पिरेटरी तरीके से हमने उसको ठीक करना है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे बाइकार्बोनेट्स जो हैं कम है। इसमें हम क्या करेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को डिक्रीज करने के लिए हम हाइपर वेंटिलेशन कॉज करेंगे ताकि हमारे पास न्यू बाइकार्बोनेट्स जो है हमारे ऐड हो सकें और इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। अब जो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है इसमें ऑलरेडी हमारे बाइकार्ब्स जो हैं वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में होते हैं, तो इसकी हमने करेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हाइपो वेंटिलेशन यानी वेंटिलेशन को डिक्रीज कर देंगे ताकि हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो, बाइकार्बोनेट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट आउट हो जाए। इसके साथ आपकी जो गाइटन बुक है उसमें ये 2 टेबल्स गिवन है जिसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, ये आप लोग क्या कर लें, आपको समझना ज़्यादा आसान हो जाए। इसमें ये है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा जो कि एक्सचेंज हो रहा होता है हमारी सेल्स में, इसमें वाटर के साथ वो कंबाइन करता है, H2CO3 की फॉर्मेशन करता है और ये आगे जाके स्प्लिट करके हमारे पास हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो बाइकार्बोनेट्स है वो हमारे बाहर जो है एक्सक्रीट आउट होते हैं अलॉन्ग विद द सोडियम आयंस, यानी हमने उनकी ऑब्जॉर्प्शन ऑफ दी बाइकार्बोनेट्स कर रहे हैं, उनको हम बाहर लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमारे इसको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप भी साथ चल रहा होता है। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास अब सोडियम हमारा बाहर निकल रहा है और यहाँ से भी बाहर निकली जा रहा है, तो अंदर होगा तो ये बाहर जाएगा ना, तो यहाँ जो ट्यूबुलर ल्यूमेन जो यहाँ होता है ये सोडियम को अंदर की तरफ लेके जाता है विद द सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज प्रोटीन के जरिए, और हाइड्रोजन उसके बदले ये जो हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ से बाहर निकलता है। और यहाँ पर जो हमारे बाइकार्बोनेट्स हैं उसके साथ मिलकर जो सॉल्ट हमारे पास आया था बफर में, ये अब इसके साथ मिलकर H2CO3 की फॉर्मेशन करता है और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में स्प्लिट आउट होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा फिर से यहाँ चला जाता है। अब इसका मकसद क्या है, ये हमारे कार्बोनेट्स जो है उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं। ये हमारा होता कहाँ है, प्रॉक्सिमल जो हमारा ट्यूब्यूल होता है वहाँ पर, और जो असेंडिंग और जो हमारा डिस्टल ट्यूब्यूल है वहाँ पर ये काम हो रहा होता है। नेक्स्ट जो आपने डायग्राम करनी है वो है सिंपल सी ये, इसमें भी ऐसी है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी एक्सचेंज हो रही होती है, वाटर के साथ मिलकर H2CO3 की फॉर्मेशन करेगी, ये स्प्लिट होकर हमारे पास बाइकार्ब्स और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो बाइकार्ब्स है वो हमारे दोबारा हमने उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया, न्यू बाइकार्बोनेट्स की दोबारा फॉर्मेशन होगी है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस काम को करने के लिए हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप भी होता है हमारे पास। उसके बाद ये हाइड्रोजन आयन है हमारे पास एटीपी के जरिए बाहर निकलते हैं और ये हमारे NH3 जो कि ल्यूमेन में प्रेजेंट होते हैं उसके साथ मिलते हैं। लेकिन ये हमें मिलता कहाँ से, ये भी हमें अंदर सेल से ही मिल रहा होता है और ये हमारी इसकी फॉर्मेशन होती है ग्लूटामीन से। ये जो NH3 है हमारे हाइड्रोजन आयन के साथ जब मिलती है तो NH4 पॉजिटिव की फॉर्मेशन कराती है और ल्यूमेन में हमारे क्लोराइड भी प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके साथ मिलकर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ये इसको आप ये भी याद कर सकते हैं कि बफरिंग ऑफ हाइड्रोजन आइंस होते हैं हमारे, और इसमें हमारा यूज़ किया हुआ है हमारा अमोनिया, और ये हमारा होता है, ये प्रोसीजर हम जो हमारा होता है वो होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। लास्ट में जो आपने एक चीज़ या एक डेफिनेशन करनी है वो आपकी है आयन गैप, जिसकी डेफिनेशन में हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द अनमेजर्ड एनाइंस एंड द केटाइंस, यानी हमारे एनाइंस जितने हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है और जो केटाइंस है जो हम मोर स्पेसिफिक जो हम पढ़ते हैं उनके दरमियान उनका अगर हम डिफरेंस ले तो वो हमारे पास एनाइन गैप बन जाता है। अब केटाइंस में हम क्या पढ़ते हैं, सोडियम, और उसके बाद जो एनाइन है उसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड आ जाते हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे जो ये क्या एनाइंस क्या हुए, बाइकार्बोनेट्स और क्लोराइड, इसको हम प्लस करें और इसके केटाइन यानी सोडियम में से इसके प्लस को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है एनाइन गैप आ जाएगा। अब इसकी जो नॉर्मल वैल्यू वो हमारे पास होती है 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्योंकि सोडियम की कंसंट्रेशन 144, बाइकार्बोनेट्स की 24 जो हमने पीछे पढ़ी और क्लोराइड की हमें होती है 108। अगर हमारे पास एनाइन और केटाइन की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो हमारे पास कोई भी एनाइनिक गैप नहीं होगा, यानी हमारी वैल्यू न्यूट्रल होगी। लेकिन हमारे पास जो गैप है वो हमारा इंक्रीज तब होता है जब हमारे पास एनाइंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज करे और केटाइंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। तो एनाइंस हमारे पास कौन से होते हैं, एल्ब्यूमिन, फॉस्फेट और सल्फेट्स आ जाते हैं, और केटाइंस में हमारे पास कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम जो हमने पढ़े हैं। इस एनाइनिक गैप का हमें फायदा क्या होता है, हम पढ़ते क्यों है इसको, ये हमें जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस की जो कॉजेज होती हैं उसकी डायग्नोसिस में हमें डिफरेंस कॉज करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एसिड बेस्ड रेगुलेशन। होप इस वीडियो ने आप लोग की हेल्प की हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। खुदा हाफिज़। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.